तो हेलो गाइस, अपन डिस्कस कर रहे थे एबीजी एनालिसिस और पीएच बैलेंस या फिर एसिड बेस बैलेंस के बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ा कि एबीजी एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं, बफर बॉडी के अंदर किस प्रकार से काम करते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्केलोसिस की क्या फिजियोलॉजी रहती है और किस प्रकार से उसको मैनेज किया जाता है। आज अपन डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्केलोसिस और इन स्थितियों का कंपनसेशन। तो आज का टॉपिक है अपना, पहला टॉपिक बनेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो नाम से पता लग रहा है एसिडोसिस की स्थिति है, बॉडी के अंदर क्या है, एसिडोसिस की स्थिति है। कैसे होगी? पीएच का जो मान है वो कितना होता है, 7.35 से 7.45। एसिडोसिस की स्थिति के अंदर क्या होगा, इंक्रीज एच प्लस आयन कंसनट्रेशन, मतलब बॉडी की जो पीएच है वो 7.35 से कम होगी। एसिड का कंसनट्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, या फिर ये कह सकते हैं डिक्रीज बेस। तो डिक्रीज बेस होगा तो क्या होगा, पीएच है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या होगा, एसिडोसिस की स्थिति हो रही है, वो क्यों हो रही है, मेटाबॉलिक कोज की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीरम एच प्लस कंसनट्रेशन या सीरम का एसिड कंसनट्रेशन है वो बढ़ रहा है, मतलब पीएच आपकी कम हो रही है किसी भी मेटाबॉलिक कोज की वजह से। और वो क्या करेगा, रिलेटिव SCO3 को जो लेवल है, SCO3 का जो लेवल है उसको कम कर देगा। मतलब कोई भी मेटाबॉलिक कोज है वो क्या कर रहा है, सीरम की H प्लस आयन कंसनट्रेशन को बढ़ा देगा, जिससे रिलेटिव SCO3 का लेवल है वो कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, SCO3 का लेवल जो 22 से 26 था, अब वो कहाँ हो जा रहा है, 22 से कम हो रहा है। किसी भी मेटाबॉलिक इलनेस की वजह से, किसी भी मेटाबॉलिक कोज की वजह से बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो रहा है, मतलब बेस की कंसंट्रेशन कम हो रही है। एल्केलाइज जैसे ही कम हुआ, पीएच क्या हो गई आपकी, एसिडिक हो गई। तो ये है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो कम हो रहा है। यहाँ पे SCO3 का लेवल कम हो गया तो मतलब बेस की कंसंट्रेशन कम हो गई, एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ी, एसिड बढ़ा तो मतलब एसिडोसिस हो गया, पीएच आपकी कम हो गई। अब अपने शरीर के अंदर प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा की जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन करने के लिए केटायन और एनायन ये क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट के अंदर बैलेंस बना के रखते हैं। जैसे अपनी बॉडी के अंदर मेन एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन क्या है, सोडियम है। तो इसका बैलेंस बनाने के लिए मेन एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन कौन से होंगे, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर सोडियम, क्लोराइड और SCO3 ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। उसके अलावा कुछ अनमेजर्ड एनायंस भी होते हैं, मतलब पॉजिटिव जो सोडियम का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और कुछ अनमेजर्ड एनायन ये सारे मिलके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। और इसमें इन दोनों में जितना गैप आएगा उसी को अपन बोलते हैं एनायन गैप। इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अंदर जितना गैप आ रहा है उसी को अपन बोलते हैं एनायन गैप। जैसे सोडियम की मात्रा कितनी होती है, 135, तो इसके बराबर में क्या होगा आपका, क्लोराइड कितना है, ये 135 से 145 होता है। क्लोराइड कितना होता है, 96 से 106 होता है। मान लो आप यहाँ पे 100 क्लोराइड है। फिर बाइकार्बोनेट नॉर्मल कितना होता है, 22 से 26। तो यहाँ पे कितना है, जैसे मान लो 24 है, प्लस अनमेजर्ड जो एनाइन है वो क्या है, यहाँ पे एनाइन गैप है। अब जैसे 135 माइनस 135 के बराबर कितना होना चाहिए, 100 प्लस 24, मतलब 124 प्लस जो एनाइन है, बाकी एनाइन है, तो वो कितने एनाइन बचे, 135 में से 124 गए, मतलब 124 प्लस 11। यहाँ पे 11 क्या है, वो आपका एनायन गैप है। मतलब इतनी मात्रा के अंदर अपने जो है वो
अनमेजर्ड एनाइन है। अनमेजर्ड एनाइन कौन से हैं? वो एनाइन जिनको अपन ने मेज़र ही नहीं किया है, ऐसे एनाइन जिनको अपन ना मेजरमेंट कर पाए हैं, तो वो क्या आ रहा है? एनाइन गैप आ रहा है। अब जैसे इसका फॉर्मूला क्या हो गया एनाइन गैप का? एनाइन गैप बराबर सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस NaCO3। तो सोडियम कितना था? जैसे 135 माइनस क्लोराइड 100 था प्लस 24, कितना हो गया? 135 माइनस 124, ये आ गया आपका 11। तो नॉर्मल जो एनाइन गैप होता है वो कितना होता है? 12 प्लस माइनस 4, ये आपका एनाइन गैप है। मतलब जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो आयन है उनमें जो आयन आपने मेजर ही नहीं किए वो कितने हैं? 12 प्लस माइनस 4 तक हो सकते हैं। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल एनाइन गैप है। इतने तक आपके जो है अनमेजर्ड एनाइन हो सकते हैं। अब कुछ कंडीशन में ये अनमेजर्ड एनाइन बढ़ जाएंगे, और ये अनमेजर्ड एनाइन क्यों बढ़ेंगे? जब एसिडोसिस की स्थिति होगी। तो इसको अपन बोलेंगे हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो पहले टाइप का जो आपका एसिडोसिस है वो है हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे हुआ? बॉडी के अंदर या तो ऑर्गेनिक एसिड बाहर से डाल रहे हैं या फिर बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, वो किसी भी वजह से हो सकता है। तो हाई एनाइन गैप कैसे हुआ? मतलब वो जो अनमेजर्ड एनाइन है उनकी मात्रा कैसे बढ़ी? ये जो ऑर्गेनिक एसिड है उन्होंने क्या किया है? वो एनाइंस बनाए हैं। अब वो एनाइन कैसे बने? जैसे मान लो आपकी बॉडी की पहली स्थिति है कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल है। ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हुआ तो आपकी बॉडी किसका मेटाबॉलिज्म करेगी? यहाँ पे फैट का कैटाबॉलिज्म होगा, और जब फैट का कैटाबॉलिज्म होता है तो वो बनाते हैं कीटो एसिड। ये कीटो एसिड क्या करता है? H+ को डोनेट करता है, H+ को डोनेट करता है और एसीटो एसीटेट बनाता है, एसीटो एसीटेट बनाता है। तो ये क्या है? ये वो एनाइन है जिसको आपने मेजर ही नहीं किया। ये वो एनाइन है जिसको आपने मेजर ही नहीं किया, और वो आपके हाई एनाइन गैप को कोज करेगा। और ये जो H+ है ये क्या करेगा? एसिडोसिस करेगा। ये जो H+ है वो एसिडोसिस करेगा। अब जितनी ज़्यादा मात्रा के अंदर फैट का कैटाबॉलिज्म होगा उतने ही ज़्यादा H+ बनते जाएंगे, और वो जो आपकी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट है, जो आपकी बॉडी के अंदर पहले से बाइकार्बोनेट है उसके साथ में जुड़ जाएंगे और इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से बॉडी के अंदर कीटो एसिडोसिस हो गया, जो कि क्या करेगा? हाई एनाइन गैप कोज करेगा। मतलब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, या ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर है ही नहीं। उस स्थिति के अंदर क्या होगा? फैट का मेटाबॉलिज्म होगा जो कीटो एसिड बनाएगी। जो कीटो एसिड क्या करते हैं? H+ को डोनेट करके एनाइन बनाते हैं, एसीटो एसीटेट, जिनकी अपन ने गिनती नहीं करी अपने एनाइन गैप के अंदर, क्योंकि वहाँ पे केवल अपन क्या कर रहे हैं? क्लोराइड को गिन रहे हैं और NaCO3 को गिन रहे हैं। तो इनको गिना नहीं है, तो इनकी मात्रा अब बढ़ गई है। और वो जो NaCO3 वो कहाँ गए? ये जो ज़्यादा H+ जो आ रहे हैं यहाँ पे इनके साथ में जुड़ गए, और इनकी कंसनट्रेशन यहाँ पे कम हो गई। अब जो 22 से 26 जो आपका क्या था? बाइकार्ब था, अब वो कम हो गया है। अब वो 17 आ गया, 18 आ गया, या इससे कम हो गया है। जैसे कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, और सेल को एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? फैट का मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। और जैसे ही फैट का मेटाबॉलिज्म होगा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर कीटो एसिड जनरेट होगा, जो एसीटो एसीटेट एनाइन बनाएगा, जो क्या करेगा?
अपने अनमेजर्ड एनाइन के अंदर आएगा और ये जो एक्सेसिव H प्लस डोनेट करेगा वो अपने HCO3 के साथ में जुड़ जाएगा और HCO3 की कंसनट्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगी और इस प्रकार से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है जिसमें कीटो एसिडोसिस हो सकता है, मान लो पेशेंट स्टारवेशन में है, मान लो पेशेंट स्टारवेशन में है, स्टारवेशन मतलब खाना नहीं खाया बहुत लंबे टाइम तक। ऐसी स्थिति में क्या है, ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो कम हो गया है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो क्या होगा, वैसे ही फैट का कैटाबॉलिज्म होगा, कीटो एसिड बनेंगे, H प्लस डोनेट करेंगे, एसिडोएसिटेट बनाएंगे और फिर से आपका HCO3 का लेवल है वो कम हो जाएगा। और कौन सी स्थिति होगी जिसमें कीटो एसिडोसिस होगा, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर एल्कोहल अगर ले रहा है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर कोई एल्कोहल ले रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी। तो ग्लूकोज बनना कम हो गया तो फिर से क्या होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म होगा और जैसे ही फैट का मेटाबॉलिज्म होगा कीटो एसिड बनेंगे और कीटो एसिड क्या करेंगे, H प्लस को डोनेट करेंगे, बॉडी के अंदर एसिड बढ़ाते जाएंगे और इतना एसिड बढ़ा देंगे कि आपकी ये जो आपका HCO3 था इसकी कंसनट्रेशन बहुत कम कर देंगे, जिससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की जो है वो प्रोसेस होगी। तो ये आता है पहला जो आपका एसिडोसिस था वो कीटो एसिडोसिस। अब दूसरा ऐसा कौन सा एसिड बन सकता है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाई एनाइन गैप एसिडोसिस हो रहा है। तो दूसरा है आपका लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जो है वो लैक्टिक एसिड के रूप में हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। आपने प्रोसेस जो है वो आपको पता होगी कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलेगा और पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन जो है वो उपस्थित नहीं है तो वो लैक्टिक एसिड में बदलेगा। तो लैक्टिक एसिडोसिस कब होगा, जब एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, ग्लूकोज का जब एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, ये भी H प्लस को डोनेट करेगा और लैक्टेट बनाएगा। तो आपकी बॉडी के अंदर ये जो अनमेजर्ड एनाइन है जिसको आपने मेजर ही नहीं किया क्योंकि आप केवल क्लोराइड और HCO3 को नाप रहे हैं, लैक्टेट को नहीं नाप रहे हैं, तो ये जो अनमेजर्ड एनाइन है इसकी कंसनट्रेशन अब बढ़ गई है, आपका एनाइन गैप बढ़ चुका है। ये जो यहाँ पे H प्लस डोनेट करे थे ये आपकी बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आ जाएंगे और बाइकार्बोनेट है वो इधर न्यूट्रलाइज होके कंसंट्रेशन अल्टीमेटली बाइकार्बोनेट की लो हो जाएगी। तो अब यहाँ पे भी बाइकार्बोनेट लो हो रहा है, मतलब 22 से कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। तो लैक्टिक एसिड कब बनेगा या ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर ऑक्सीजन की जो है वो सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी। क्या कारण हो सकते हैं, लंग्स का इशू हो सकता है, कोई भी लंग्स का इशू हो सकता है जिसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी। तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है तो एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा जिसके कारण लैक्टिक एसिड बनेगा। लंग्स के क्या क्या इशू हो सकते हैं, COPD हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, बहुत सारे जितने भी लंग्स की इलनेस होती है वो मेटाबॉलिक इलनेस जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ में मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस है वो भी कोज कर सकती है, दोनों साथ में भी हो सकते हैं। तो लंग्स का इशू हो गया। और क्या कंडीशन होगी जिसके अंदर O2 डिक्रीज होगी, मान लो आपके लंग्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हो रही है, लेकिन फिर भी क्या स्थितियाँ होगी जिसके अंदर O2 सप्लाई नहीं होगी, आपका हीमोग्लोबिन लो है, आपकी RBC जो है वो कम है। इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, इस स्थिति को अपन बोलते हैं एनीमिया। तो एनीमिया की स्थिति के अंदर क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पा रहा है, इसमें भी लैक्टिक एसिड बनेगा जो लैक्टेट और H प्लस में टूटेगा, जो क्या कर देगा अल्टीमेटली आपकी बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन को कम कर देगा जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कॉज करेगा। तो एनीमिया की कंडीशन हो सकती है, लंग्स के इशू हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन की कब नहीं हो पाएगी, जब आपकी बॉडी के अंदर शोक की स्थिति है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर इतना वॉल्यूम ही नहीं है या फिर इतना प्रॉपर जो है वो सप्लाई ही नहीं कर पा रहा है ब्लड आगे की तरफ ऑक्सीजन को। तो ऐसी स्थिति जैसे शोक है, हाइपोवोलीमिया है या कार्डियोजेनिक शोक है जिसमें जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट है, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरह नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं होगी,
सेप्टिक शॉक हो गया, आपका कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, इनमें क्या होगा, एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही एनाएरोबिक हुआ आपका लैक्टेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और लैक्टेट क्या है, अनमेजर्ड एनाइन है, मतलब आपका हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस बन जाएगा। तो ये कुछ है लैक्टिक एसिडोसिस के कारण। अब कुछ सर्टेन मेडिसिन होती है जो भी क्या कर सकती है, एसिडोसिस कोज कर सकती है, और वो भी हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वो कौन सी ड्रग्स होती है, पहली है LMPs, नाम से आप याद रख सकते हैं, लिनिजोलिड। ये भी क्या करेगी, एनायंस प्रोड्यूस करेगी और H+ को डोनेट करेगी। ये बॉडी के अंदर जो प्रोसेस है, ये जो बॉडी के अंदर प्रोसेसेस है उनके अंदर क्या करेगी, एनायंस बनाएगी और H+ को डोनेट करेगी। ये जैसे ही लिनिजोलिड देंगे या कुछ दूसरी ड्रग्स देंगे, ये जो प्रोसेस है इसके अंदर H+ जो है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर मेटफॉर्मिन है, ये भी क्या करेगी, मेटफॉर्मिन जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करेगी। ये भी जो है H+ को डोनेट करवाने का काम करेगी। देन उसके बाद में प्रोपोफोल, ICUs के अंदर ये बहुत जो है वो ड्रग यूज़ होती है, तो ये भी क्या करती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करती है। उसके बाद में सैलिसिलिक एसिड, ये भी क्या करता है, H+ को डोनेट करके सैलिसिलेट बनाता है, जो क्या करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करता है। तो ये कुछ मेडिसिन है जो क्या करती है, हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेगी, मतलब अनमेजर्ड एनाइन जो है वो बॉडी के अंदर उनकी जो अमाउंट है उनको इंक्रीज करने का काम करेगी। तो कौन कौन सी ड्रग्स आ गई, लिनिजोलिड आ गई, मेटफॉर्मिन आ गई, प्रोपोफोल आ गई और सैलिसिलिक एसिड आ गई। सैलिसिलिक एसिड जो है वो इमिडिएटली क्या करता है, अपने अगर हाई डोज है या ओवरडोज है तो रेस्पिरेटरी जो सेंटर है आपका उसको स्टिमुलेट करेगी। तो इमीडिएट जो इफेक्ट आता है वो आता है आपका रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। सैलिसिलेट पॉइजनिंग है, उसका इमीडिएट जो इफेक्ट आएगा वो आएगा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। जबकि लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो सैलिसिलिक एसिड क्या करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करेगा। तो ये कुछ मेडिसिन है जो क्या करेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कोज करेगी। और क्या स्थिति हो सकती है, जैसे यूरेमिया, मतलब किडनी डिजीज़ है जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो चुके हैं। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे यूरिक एसिड है वो क्या करेगा, यूरिएट बना देगा, फॉस्फेट बन जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। ये क्या करता है, ये अनमेजर्ड एनाइन तो है जो आपके ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं। ये अनमेजर्ड एनाइन क्या करेंगे, H+ को डोनेट कर देंगे। ये जो यूरिक एसिड था, ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, ये क्या करेंगे, H+ को डोनेट कर रहे हैं। H+ एसिड किस में जुड़ रहा है, SiO3 जो आपका बाइकार्बोनेट था उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो अल्टीमेटली आपका बाइकार्बोनेट का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो बाइकार्बोनेट को अपन वहाँ क्लोराइड के साथ में मेजर कर रहे थे, यहाँ पे उसकी मात्रा कम हो गई और इनकी मात्रा अनमेजर्ड वालों की बढ़ गई। तो आपका एनाइन गैप जो है वो अब बढ़ गया है। तो यहाँ पे अनमेजर्ड एनाइन जो है वो ये आपकी बॉडी के अंदर किडनी डिजीज़ की वजह से बॉडी के अंदर बढ़ रहे हैं और जो क्या कर रहे हैं, आपके SiO3 को कम करेंगे। और SiO3 कम हुआ इसका मतलब आपका हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये तो आपका आ गया हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर या तो प्रोड्यूस होंगे या अगर आप बाहर से लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति के अंदर हाई एनाइन गैप होगा। क्या क्या हो सकते हैं वो कारण, जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, इसमें क्या हो रहा है, कीटोन बॉडीज बन रहे हैं, ग्लूकोज की मात्रा कम है बॉडी में, स्टारवेशन है, पेशेंट ने खाना नहीं खाया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फैट का कैटाबॉलिज्म होगा, उसमें भी कीटो एसिड बनेगा। अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं है, एनीमिया की स्थिति है, उस कंडीशन में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है, एसिड बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड बढ़ेगा, यूरिएट, फॉस्फेट ये सब जनरेट होंगे, जो क्या होते हैं, अपने अनमेजर्ड एनाइन होते हैं, जो कि आपका एनाइन गैप बढ़ा देंगे। एनाइन गैप बढ़ेगा तो ये होगा हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब दूसरा अपना आएगा नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होगा, अब इसके अंदर
आपके जो अनमेजर्ड एनाइन है उनकी अमाउंट नहीं बढ़ेगी। जो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं या बाहर से जो अपनी बॉडी में जा रहे थे वो अब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है अपनी बॉडी से, लॉस हो रहा है SO3 का और रिटेंशन हो रहा है H+ का। तो बाइकार्बोनेट का लॉस कैसे हो सकता है, या तो होगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, या फिर होगा आपके यूरिनरी सिस्टम से, या फिर किडनी से। ऐसे ही H+ जो है वो आपकी किडनी यहाँ पे रिटेन कर लेगी। तो नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की स्थिति में क्या होगा, बाइकार्बोनेट अपनी बॉडी से लॉस हो जाएगा या फिर जो H+ है उसको रिटेन कर लेगी। अब वो कौन सी स्थितियाँ होगी जिसके अंदर नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मतलब बाइकार्बोनेट लॉस हो गया, आपकी बॉडी के अंदर से बेस निकल गया, तो H+ आयन बढ़ गए, H+ आयन बढ़ गए, इसका मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब कौन सी स्थिति में होगा जब बाइकार्बोनेट लॉस हो जाएगा, जैसे डायरिया की स्थिति है। इसमें क्या होगा, अपना जो लोअर GI होता है, अपना जो लोअर GI होती है उसका जो है वो जो आपकी pH होती है वो बेसिक होती है, या फिर आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो होता है एल्केलाइन। मतलब आपका जो लोअर GI है वो क्या होगा, एल्केलाइन इन्वायरमेंट होगा। तो जैसे ही डायरिया होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ एल्केलाई निकल गया, मतलब बाइकार्बोनेट जो है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया। बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट आउट हो गया तो इतनी देर जो H+ बैलेंस हो रखे थे अब उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी, और जैसे ही बढ़ी ये क्या हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो डायरिया की स्थिति के अंदर क्या होगा, अपनी बॉडी का बेस निकल जाएगा। लोअर बॉडी के अंदर क्या होगा, बेस की अमाउंट ज़्यादा है, बेस की अमाउंट ज़्यादा है तो बेस निकल गया, एसिड बच गया, एसिड बच गया मतलब एसिडोसिस। और कारण क्या है यहाँ पे, मेटाबॉलिक कारण है। तो ये डायरिया की वजह से क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। और क्या कंडीशन होगी जिसके अंदर एसिडोसिस होगा, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कैसे होगा, आपने देखा होगा ये आपकी ट्यूबुलर सेल है, ये आपका ट्यूबुलर लूमन है। मैंने आपको बताया था कि ट्यूबुलर सेल के अंदर जब H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, इधर आ जाएगा, और यहाँ से Na जो है वो सोडियम जो है वो इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस मतलब ट्यूबुलर सेल में कुछ दिक्कत है, तो ये सारी जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। ये सारी प्रोसेस नहीं होगी तो यहाँ पे H+ की मात्रा बढ़ जाएगी। H+ की मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, ब्लड के अंदर एसिडोसिस करेंगे। ऐसे ही रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगा तो एक प्रोसेस और होती है यहाँ पे, SCO3 जो है वो इधर आपके ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ये रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जो है वो रीनल ट्यूबुलर इंजरी के कारण, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की वजह से क्या हो रहा है, अब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये एक्सक्रीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ को रिटेन हो रहा है और SCO3 एक्सक्रीट हो रहा है। तो H+ बढ़े मतलब एसिड बढ़ गया और आपका SCO3 निकल गया मतलब आपका बेस कम हो गया। तो इसके कारण रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस क्रिएट हो रहा है कि आपकी ट्यूबुलर सेल के अंदर H+ बढ़ रहे हैं और जो SCO3 आपका रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो आपका क्या आ गया, बाहर आ गया। तो इसमें रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में भी क्या हो रहा है, आपका बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है और H+ की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रही है। तो इस स्थिति के अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज हो रहा है। और क्या कंडीशन होगी जिसके अंदर आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा लेकिन नॉन एनाइन गैप, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, या तो एसिड रिटेन कर रही है या बाइकार्बोनेट का लॉस हो रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, मतलब डिक्रीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करेगा। अब एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन की कमी है, मतलब ये सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है ये कम हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि जब H+ यहाँ पे ज़्यादा होते हैं सेल के अंदर
तो ये क्या करते हैं, लूमेन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से सोडियम जो है वो अंदर आ जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इधर था ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन की कमी है। तो जैसे ही इधर ये प्रोसेस जो है वो अल्टर हुई, इसका मतलब ये प्रोसेस भी अल्टर हो गई, क्योंकि ये आपस में एक्सचेंज हो रहा था। तो H+ आयन इधर ल्यूमन में नहीं आएंगे, सोडियम आयन इधर आपकी सेल में नहीं आएंगे। तो ये एक्सचेंज जब इधर उधर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे H+ आयन जो बन रहे थे उनकी कंसनट्रेशन बढ़ गई। जैसे ही H+ आयन कंसनट्रेशन बढ़ी, इन्होंने क्या कर दिया, जो आपकी बॉडी के अंदर HCO3 था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसकी अमाउंट जो है वो एक्चुअल में कम हो गई। तो ये कम हुआ तो मतलब क्या हो गया, डिक्रीज बेस, और एसिड जो है वो बढ़ गया, एसिड बढ़ गया, एसिडोसिस, बेस निकल गया, फिर एसिडोसिस। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर भी आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज होता है। तो इस स्थिति के अंदर क्या हो रहा है, नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। और क्या स्थिति हो सकती है, जैसे आपने हाई अमाउंट के अंदर बाहर से कुछ फ्लूइड दे दिया, TPN हो गया या फिर सोडियम क्लोराइड हो गया। आपने क्या कर दिया, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर फ्लूइड दे दिया जैसे सोडियम क्लोराइड और TPN। ये क्या करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्लोराइड आपने इतना ज़्यादा दे दिया तो pH जो आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा, क्योंकि आपने जो है वो सोडियम क्लोराइड और TPN इतना दे दिया है कि आपके जो ये वाले एनाइन है वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब आपको बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करना पड़ेगा। तो जैसे ही बाइकार्बोनेट का लेवल कम हुआ मतलब हो गया आपका बेस कम हो गया, मतलब एसिडोसिस हो गया। तो ये भी क्या कर रहा है, कुछ फ्लूइड जो है वो आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कोज कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण है आपके नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। अब कुछ डायूरेटिक्स भी होते हैं, ये क्या करते हैं, नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कोज करेंगे। जैसे कि आपका हो गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का आपने नाम बहुत बार सुना होगा। वो जो आपकी एक रिएक्शन है जो क्या करती है, H2O + CO2 जो H2CO3 बना रही है और जो अल्टीमेटली H+ और HCO3 में टूट रहा है। तो ये बाइकार्बोनेट यहाँ पे क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो उसकी एक्टिविटी यहाँ पे कम कर दी है। तो ये कुछ डायूरेटिक क्या होंगे जो क्या करते हैं, ये बाइकार्बोनेट का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देंगे। तो बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे किडनी के द्वारा, एक्सक्रीट हो गए। तो जब बेस एक्सक्रीट हो गए तो आपकी बॉडी के अंदर क्या बचा, एसिड बचा। एसिड बचा मतलब एसिडोसिस हो गया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो डायूरेटिक्स की वजह से हो गया। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या कर रहे हैं, आपने बाइकार्बोनेट का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको कम कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जैसे कि स्पाइरोनोलेक्टोन, ये क्या करेगा, पोटेशियम को बढ़ा देगा। पोटेशियम को बढ़ा देगा तो क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होगा। और आपको पता होगा जब आपके सीरम के अंदर K+ बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, अंदर जाने की कोशिश करेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और सेल में जाने की कोशिश करेगा। तो इधर से क्या होगा, K+ बाहर, ये आपकी सेल में आने की कोशिश करेंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लड के अंदर हाइपरकैलेमिया हो रहा है। तो ये है अंदर आएंगे तो बाहर कौन जाएगा, यहाँ पे H+ बाहर जाएंगे। और H+ क्या है, आपके एसिडिक मोलिक्यूल है। तो H+ बाहर आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एसिडोसिस हो गया। तो स्पाइरोनोलेक्टोन जो है वो क्या कर रही है, आपका हाइपरकैलेमिया कर रही है। और हाइपरकैलेमिया की वजह से जो पोटेशियम सेल में जा रहे हैं उसकी वजह में, उसके बदले में क्या आ रहा है, यहाँ पे H+ आयन बाहर आ रहा है। और H+ जैसे ही आपके ब्लड के अंदर आया, एसिडोसिस कोज हो गया। वो भी एक मेटाबॉलिक कारण, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बन गया। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं। डायूरेटिक्स के अंदर भी अलग अलग पूछते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है या एल्केलोसिस हो रहा है। तो डायूरेटिक में ध्यान रखना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एक्टिविटी कम करेंगे तो इसका रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। या फिर हाइपरकैलेमिया जब होगा, पोटेशियम स्पेयरिंग वाले डायूरेटिक क्या करेंगे, हाइपरकैलेमिया कोज करेंगे। और हाइपरकैलेमिया हुआ तो मतलब सेल में ये गए और बाहर क्या ले आए, एसिड ले आए, मतलब एसिडोसिस
कोज हो गया। तो ये है कुछ डायूरेटिक जो नॉन एनाइन गेप मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कोज करेंगे। तो ये आपने दो टाइप के आपने क्या पढ़ लिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब इनका मैनेजमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कोज। जैसे कि अंडरलाइंग कोज क्या है, पहला मैंने बताया था आपको कि हाई एनाइन गेप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। हाई एनाइन गेप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जैसे कीटोन बॉडीज बन रही है। कीटोन बॉडीज क्यों बन रही है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा। ऐसी कौन सी स्थिति है, डायबिटिक। तो इसके अंदर क्या देना है आपको, इंसुलिन देना है। तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करेगा। उसके अलावा आईवी फ्लूइड देने हैं, यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी हो रहा है और आपको जो कीटो एसिड है उसको भी एक्सक्रीट आउट करवाना है। तो इस स्थिति के अंदर अपन क्या देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। और क्या स्थितियाँ थी, जैसे स्टारवेशन है तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, ग्लूकोज या फिर डेक्सट्रोज जो है वो पेशेंट को देंगे। या फिर लैक्टिक एसिडोसिस है तो उसके अंदर क्या है, एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसका मतलब अपने को पेशेंट को O2 थेरेपी देनी है। या फिर जो भी COPD वगैरह जो भी बीमारी है उसका मैनेजमेंट अपने को करना है। तो लैक्टिक एसिडोसिस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। जैसे एनीमिया की स्थिति है तो एनीमिया के अंदर आपको क्या करना है, एनीमिया को ट्रीट करना है। और कौन से थे, शोक है तो शोक के लिए जो भी शोक है, हाइपोवोलीमिया है तो उसके अंदर हाइपोवोलीमिक शोक को मैनेज करना है। सेप्टिक शोक है तो उसके अंदर भी जो है वो एंटीबायोटिक के द्वारा शोक का मैनेजमेंट करना है। तो अंडरलाइंग कोज जो है उसको आपको क्या करना है, मैनेज करना है। तो जिस प्रकार का भी, जैसे डायरिया की स्थिति है तो डायरिया की स्थिति में आपको क्या करना है, एंटी डायरियल ड्रग्स देनी है। तो जो जिस भी स्थिति से अपने को क्या हो रहा है, जो आपका बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है उसको आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। अगर किडनी इंजरी है तो उस स्थिति के अंदर आपको हीमोडायलिसिस जो है वो करवाना है पेशेंट का। तो ये है आपका मैनेजमेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। उसके बाद में आता है आपका टॉपिक मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, एल्केलोसिस मतलब बेस की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रही है और एसिड अपनी बॉडी के अंदर कम हो रहा है। किस वजह से, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से। तो किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से अगर अपनी बॉडी के अंदर बेस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और एसिड की कंसंट्रेशन अगर कम हो रही है तो वो स्थिति मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगी। मतलब यहाँ पे pH जो है वो आपकी 7.45 से ज़्यादा होगी। आपका जो बेस है बाइकार्बोनेट वो अब क्या हो गया, अब वो बढ़ गया। मतलब 22 से 26 जो नॉर्मल लेवल होता है अब ये 26 से ज़्यादा आगे जा चुका है। मतलब आपका बेस बढ़ गया, बेस बढ़ गया मतलब एल्केलोसिस हो गया। वो कौन सी स्थितियाँ होगी जिसके अंदर आपका एसिड लॉस हो गया, एसिड बाहर निकल गया। ऐसी स्थिति क्या होगी, जैसे वोमिटिंग है तो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो क्या होता है, उसकी नेचर क्या होती है, एसिडिक होता है। तो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो एसिडिक था तो एसिड बाहर निकल गया। एसिड जो है वो बॉडी के अंदर से आउट हो गया। एसिड आउट हो गया तो बचा क्या, बेस बच गया। और बेस की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। बेस की कंसंट्रेशन बढ़ गई मतलब एल्केलोसिस हो गया। तो वोमिटिंग की स्थिति के अंदर क्या होगा, गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो बाहर आ गए, जो एसिड था वो आपकी बॉडी से बाहर निकल गया, बेस बच गया। तो बेस की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गई। बेस कंसंट्रेशन बढ़ी मतलब आपका एल्केलोसिस हो गया, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। देन उसके बाद में दूसरा कारण क्या हो सकता है, प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर एनजी सक्शन है। सेम इसी में भी क्या होगा, ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, जो एसिडिक कंटेंट है उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रिक कंटेंट का लॉस हो रहा है। तो एनजी सक्शन अपन क्यों अप्लाई करते हैं या क्यों पेशेंट को लगाते हैं, तो कुछ पेशेंट होते हैं जिनका
जो जीआई है वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे कार्सिनोमा हो सकते हैं, मैलिग्नेंसी वगैरह हो सकता है, या फिर आपका जो है बोवल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। उस स्थिति के अंदर क्या होता है, जो नेजोगैस्ट्रिक सक्शन जो है वो आपने अप्लाई कर रखा है, जिसके कारण एसिड जो है वो बॉडी के अंदर से लगातार लॉस हो रहा है, और जैसे जैसे एसिड बाहर निकलेगा आपकी बॉडी एल्केलाइन होती जाएगी, मतलब आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा, मतलब आपकी पीएच जो है वो 7.45 से अब ज़्यादा जा चुकी है, क्योंकि एसिड आपके सिस्टम ने बाहर निकाल दिया है, वो भी आपके जीआई सिस्टम ने। तो जीआई सिस्टम के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पे बेस की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि एसिड आपने बाहर निकाल दिया। तो ये वोमिटिंग की वजह से हो सकता है। उसके अलावा ये जो आपका एनजी सक्शनिंग आपने करी है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कोज हो सकता है। एक ऐसी स्थिति होगी जिसके अंदर हाइपर एल्डोस्टेरोन होगा, मतलब एल्डोस्टेरोन की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन। ये क्या करेगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन है, सोडियम और वाटर का जो है वो एब्जॉर्प्शन तो बढ़ा देगा, और जो आपका H+ है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करवा देगा। तो जैसे ही एसिड एक्सक्रीट हुआ मतलब आपका बेस बढ़ गया, बेस बढ़ा मतलब हो गया आपका एल्केलोसिस। तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कोन्स सिंड्रोम। तो कोन्स सिंड्रोम की स्थिति के अंदर क्या होगा, एल्डोस्टेरोन जो है वो आपका बढ़ गया। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। तो सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन जैसे ही बढ़ा, तो मैंने आपको बताया था सोडियम और H+ का जो एक्सचेंज है वो यहाँ पे आपकी किडनी में नहीं हो पाएगा। जैसे ही ये सब चीज़ें नहीं हुई, इसका मतलब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया और आपका H+ जो है वो एक्सक्रीट आउट हो गया। H+ जैसे ही एक्सक्रीट हुआ मतलब एसिड निकल गया, तो बच गया आपका बेस, और बेस ने कर दिया आपका एल्केलोसिस। तो ये आपकी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की स्थिति के अंदर क्या हो रहा है, आपका मेटाबॉलिक एल्केलोसिस जो है वो आपका कोज हो रहा है। अब कुछ डायूरेटिक होते हैं, कुछ डायूरेटिक होते हैं, ये भी क्या करते हैं, जैसे लूप डायूरेटिक है, ये भी आपकी बॉडी से H+ का जो है वो एक्सक्रीशन बढ़ा देंगे। लूप डायूरेटिक हो गए, या फिर आपका हो गया थियाजाइड डायूरेटिक। तो लूप डायूरेटिक और थियाजाइड डायूरेटिक क्या करेंगे, H+ आयन का एक्सक्रीशन बढ़ा देंगे, और H+ आयन का एक्सक्रीशन बढ़ा तो एसिड निकल गया बॉडी से, बच गया बेस, और बेस ने कर दिया आपका एल्केलोसिस। तो ये कुछ डायूरेटिक है जो आपको क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस को कोज कर रहे हैं। देन उसके बाद में आपका आता है, अगर आपने हाई अमाउंट में एंटासिड लिए हैं, आपने क्या किया है, हाई अमाउंट के अंदर एंटासिड लिए हैं, तो इंक्रीज एंटासिड इनटेक। तो एंटासिड ले लिया आपने, तो बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, जो एसिड प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या कर दिया है, ये जो एंटासिड थे, मतलब जिन्होंने क्या कर रखा है, SCO3 कंटेन कर रखा है, अब वो क्या कर रहा है, इस एसिड प्रोडक्शन जो है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, और न्यूट्रलाइज करके जो है इसकी मात्रा इस एसिड से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। मतलब जो बाहर से आप बाइकार्बोनेट ले रहे हो, जो एंटासिड ले रहे हो, वो क्या कर देगा, इस एसिड की मात्रा को कम कर देगा। तो आपकी बॉडी के अंदर SCO3 का लेवल इंक्रीज होता जाएगा जितने ज़्यादा आप एंटासिड का यूज़ करोगे। तो हाई अमाउंट के अंदर अगर आप एंटासिड लेते हो तो वो क्या करेगा, आपका मेटाबॉलिक एल्केलोसिस जो है वो कोज करेगा। तो हाई अमाउंट के अंदर एंटासिड लेने से भी एक स्थिति देखी थी अपन ने कि अगर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक ले रहे हैं तो हाइपरकैलेमिया हो रहा है, और हाइपरकैलेमिया कर रहा है एसिडोसिस। लेकिन एक स्थिति ऐसी है हाइपोकैलेमिया की, तो हाइपोकैलेमिया के अंदर क्या होगा, ये आपका प्लाज्मा है, ये आपकी सेल है, यहाँ पे पोटेशियम की मात्रा कम है और यहाँ पे पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। तो पोटेशियम यहाँ से क्या जाएगा, बाहर जाएगा। मतलब आपके प्लाज्मा के अंदर इसको जो है वो पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हाइपोकैलेमिया है। तो प्लाज्मा के अंदर जैसे ही ये K+ जाएगा, इधर से H+ आयन जो है वो आपके प्लाज्मा में आ गए, आपकी सेल में आ गए।
ये जो प्लाज्मा से जो H+ थे वो सेल में आ गए। मतलब हाइपोकैलेमिया की स्टेट में क्या है, K+ जो है, पोटेशियम जो है आपके प्लाज्मा में कम है। प्लाज्मा में कम है तो आपकी सेल से बाहर जाएंगे, तो सेल से ये जब बाहर जाएंगे तो H+ क्या आ जाएंगे, सेल में आ जाएंगे। मतलब एसिड आपकी सेल्स की ओर जाएगा। तो एसिड जैसे ही आपकी सेल्स की तरफ गया, यहाँ से एसिड जो है वो डिक्रीज हो गया, मतलब बेस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और बेस की कंसंट्रेशन बढ़ गई मतलब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है वो कोज हो गया। तो ये है हाइपोकैलेमिया की स्थिति, जिसके अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है वो आपका कोज हो रहा है। तो ये कुछ कारण बनते हैं आपके मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के। अब आता है मैनेजमेंट, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का मैनेजमेंट। तो ट्रीटमेंट करना है आपका अंडरलाइंग कोज का। तो कोज क्या था, उल्टी आ रही थी पेशेंट को, मतलब एसिड निकल रहा था, तो अब क्या करना है, एंटीएमेटिक देना है। एंटीएमेटिक दोगे, वोमिटिंग कम हो जाएगी, एसिड का लॉस कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो है उसको डिक्रीज़ करना है। कौन सी फ्रीक्वेंसी, एनजी सक्शन की। तो एनजी सक्शन की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करोगे तो क्या, जो कंटिन्यूसली जो एसिड लूज हो रहा था, अब क्या हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी कम करने से क्या हो गया, आपका एल्कलोसिस जो है वो ट्रीट हो गया। आपका एसिड जो है वो कुछ मात्रा में रिटेन रह जाएगा बॉडी के अंदर। और क्या कारण था जिसके अंदर अपने क्या हो रहा था, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा। जैसे आपने हाइपोकैलेमिया है, तो हाइपोकैलेमिया के अंदर हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करोगे। देन उसके बाद में अगर ज़्यादा मात्रा में एंटासिड है तो एंटासिड इनटेक को कम करना है। तो कोज जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका किस प्रकार से जो है वो मैनेजमेंट की अप्रोच रहेगी। एंड अगर उल्टी आ रही पेशेंट को एंटीमेटिक देने हैं, एनजी सक्शनिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको आपको फ्रीक्वेंसी को कम करना है। हाइपोकैलेमिया की स्टेट है उसको आपको ट्रीट करना है। एंटासिड जो है उसको अपने को ट्रीट करना है। डिक्रीज जो है वो डायूरेटिक की जो है डोज जो है वो उसको कम कर देना है। तो डिपेंडिंग ऑन द कोज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का जो है वो आपका मैनेजमेंट होगा। अब आता है, अगर आपको वैल्यूज़ दी गई है, आपको वैल्यूज़ दी गई है एग्ज़ाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ दी गई है बाइकार्बोनेट की, PCO2 लेवल की, पीएच की। तो इस स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, 3 स्टेप के अंदर एबीजी का एनालिसिस करना है। पहली स्थिति के अंदर देखना है कि बॉडी के अंदर एसिडोसिस है या फिर एल्केलोसिस है। जैसे मान लो आपको पीएच दी गई है 7.5, PCO2 जो है ये आपकी पीएच है, ये आपका PCO2 है। नॉर्मली 35 से 45 होना चाहिए, यहाँ पे आपको दिया गया है 30। बाइकार्बोनेट मान लो आपको 25 दिया गया है, ये आपका NaCO3। तो अब आपको क्या करना है, पहली स्टेट के अंदर एसिडोसिस और एल्केलोसिस देखना है। तो इस पीएच में क्या हो रहा है, एल्केलोसिस हो रहा है। दूसरी स्थिति के अंदर आपको ये देखना है कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। रेस्पिरेटरी इंडिकेटर आपका हमेशा CO2 होगा। रेस्पिरेटरी के लिए आपको CO2 को देखना है, जबकि मेटाबॉलिक कोज के लिए आपको NaCO3 देखना है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू एबनॉर्मल आ रही है, यहाँ पे CO2 का लेवल एबनॉर्मल आ रहा है। ये होना चाहिए आपका 35 से 45। CO2 निकल गई, बाहर निकल गई, 35 से 45 थी, अब निकाल दी, बची कितनी, 30। जब 30 ही बची है, एसिड निकल गया, एल्केलोसिस हो रहा है। इसका मतलब ये एल्केलोसिस यहाँ पे दर्शा रहा है। तो आपकी पीएच आपको पता लग गया एल्केलोसिस थी, और वो किस वजह से हो रही है, आपकी CO2 की वजह से हो रही थी। मेटाबॉलिक कोज आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मेटाबॉलिक कोज यहाँ पे है ही नहीं, नॉर्मल मेटाबॉलिक स्टेट में है। NaCO3 का नॉर्मल लेवल है 22 से 26। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका है कंपनसेशन। कंपनसेशन तो जब भी बॉडी के अंदर एसिडोसिस और एल्केलोसिस की स्थिति होती है, बॉडी हमेशा कंपनसेट करने की कोशिश करती है।
तो एक सिस्टम अगर आपका फेल है एसिड बेस बैलेंस बनाने में, तो दूसरा सिस्टम आपका योगदान देगा। जैसे मान लो आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ये आपका यूरिनली या फिर आप इसको बोल सकते हैं रीनल सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका फेल हो गया तो आपका रीनल सिस्टम क्या करेगा, कंपनसेशन करेगा। अगर आपका रीनल सिस्टम अगर आपका फेल है तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल है, मतलब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पीएच को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। उस स्थिति के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम या तो एसिडोसिस कोज करेगा या फिर एल्कलोसिस कोज करेगा। जैसे सांस नहीं ले पा रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, CO2 बढ़ गई, तो किडनी क्या करेगी, रीनल सिस्टम क्या करेगा, जैसे जैसे एसिड बढ़ता जाएगा SCO3 को भी बढ़ाती जाएगी। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी पीएच को जो है वो 7.35 से 7.45 के बीच में लेके आना है। तो 7.35 से 7.45 को बैलेंस करने में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम असमर्थ है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं काम कर पा रहा है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम ने एसिड भर लिया है। तब आपकी किडनी क्या कर रही है, अब बेस को भरती जा रही है, मतलब आपका बेस जो है उसको भी इंक्रीज़ करती जाएगी। तो एक सिस्टम जैसे जैसे एसिड भरेगा, दूसरा सिस्टम वैसे वैसे बेस को भरेगा। ये आपकी पहली फिजियोलॉजी है। दूसरी स्थिति के अंदर क्या होगा, एक सिस्टम जैसे जैसे एसिड को एक्सेल करेगा, दूसरा सिस्टम वैसे वैसे बेस को एक्सेल करेगा। जैसे हाइपर वेंटिलेट आपने किया, CO2 को बाहर निकाल दिया, तो आपकी किडनी क्या करेगी, बेस को बाहर निकाल देगी, SCO3 को भी बाहर निकाल देगी। जैसे यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ने 30 बची है, मतलब आपका हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, 30 ही आपकी CO2 बची है। तो अब आपका रीनल सिस्टम क्या करेगा, इसको बेस को भी एक्सक्रीट कर देगा और धीरे धीरे ये कंपनसेट होते होते एक वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ पे ये कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, और एक वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ पे आपकी पीएच जो 7.50 थी ये 7.45 तक आ जाएगी और पूरी तरह कंपनसेशन हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रीनल सिस्टम में कोई भी एक फेल है तो दूसरा सिस्टम कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। या फिर ये समझ लो CO2 अगर इम्बेलेंस हो रही है तो बाइकार्बोनेट साथ साथ में इम्बेलेंस होके दोनों पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। CO2 निकल गई तो क्या होगा, एसिड निकल गया तो बेस भी निकल जाएगा। अगर एसिड भर लिया बॉडी ने तो बेस भी भर लेगी। ऊपर वाला सिस्टम बेस भरता जा रहा है, नीचे वाला भी बेस, ऊपर वाला एसिड भरता जाएगा तो नीचे वाला बेस भरता जाएगा। ऊपर वाला एसिड निकल रहा है तो नीचे वाला बेस निकल देगा, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों को क्या करना है, पीएच को बैलेंस करना है। तो कंपनसेशन की स्थिति कैसे होगी, कंपनसेशन की स्थिति कैसे होगी। जैसे मान लो आपको पीएच दी गई है 7.36, आपको PCO2 का लेवल दिया गया है, PCO2 का लेवल दिया गया है 55 और बाइकार्बोनेट SCO3 का लेवल दिया गया है आपको 30। ये जो पीएच है वो आपकी क्या बता रही है, एसिडोसिस है या एल्केलोसिस है। तो ऐसी स्थिति जिसके अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे एसिडोसिस की स्थिति है या एल्केलोसिस की स्थिति है, उस स्थिति के अंदर आपको हमेशा नॉर्मल पीएच कैलकुलेशन के लिए 7.4 माननी है। तो 7.4 आपको नॉर्मल पीएच माननी है जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्थिति एसिडोसिस है या एल्केलोसिस है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे बॉडी के साथ में क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है। लेकिन ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, CO2 कर रही है, क्योंकि CO2 बढ़ गई और CO2 क्या है, एसिड है। तो 35 से 45 नॉर्मल होना चाहिए, CO2 ने क्या कर दिया, यहाँ पे रिटेंशन होकर इसकी वैल्यू बढ़ा दी। और CO2 जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी मतलब ये रेस्पिरेटरी कारण है, क्योंकि CO2 बढ़ गई है, एसिड बढ़ गया है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन कैसे स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे एसिड बढ़ा यहाँ पे बाइकार्बोनेट बढ़ता जा रहा है, किडनी जो है वो अब बाइकार्बोनेट SCO3 को भी रिटेन करती जा रही है। और कितना रिटेन किया है इसने, इतना रिटेन किया है कि आपकी पीएच जो है वो बैलेंस हो चुकी है। तो पीएच जैसे ही बैलेंस हुई आपका क्या हो गया, कंपनसेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। इसको अपन बोलेंगे कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और अगर यहाँ पे
पीएच नॉर्मल नहीं होती, 7.31 ही होती, इसका मतलब अभी कंपनसेशन की कोशिश हो रही है, बेस की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन इतना बेस नहीं बढ़ा कि आपका एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इतना बेस नहीं बढ़ा तो मतलब अभी भी एसिडिटी तो है, एसिड जो है वो पीएच के अंदर है। तो यहाँ पे कंपनसेशन हुआ है लेकिन पूरा कंपनसेशन नहीं हुआ है, इसको अपन बोलेंगे पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब एक पीएच एक वैल्यू और अपन देखेंगे एल्केलोसिस की स्थिति देख के। जैसे मान लो आपका पीएच जो है वो 7.5 है, PCO2 लेवल जो है वो आपका है 50 और आपका बाइकार्बोनेट का लेवल जो है वो है आपका 35। अब यहाँ पे पीएच एल्केलोसिस है, मतलब एल्केलोटिक है तो एल्केलोसिस हो गया। अब यहाँ पे CO2 बढ़ रही है, मतलब एक्चुअल में एसिडोसिस होना चाहिए, एसिड बढ़ रहा है, एसिडोसिस तो नहीं हो रहा। बाइकार्बोनेट बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है मतलब बेस बढ़ रहा है, मतलब एल्केलोसिस हो रहा है। तो यहाँ पे एल्केलोसिस आपको नज़र आ रहा है। अब कारण आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि एल्केलोसिस कौन सा है, यहाँ पे किस वजह से एल्केलोसिस हो रहा है, पीएच किस वजह से बढ़ी है, इस एसिडोसिस की वजह से तो नहीं बढ़ी, क्योंकि इसकी वजह से तो कम होनी चाहिए। तो पीएच यहाँ पे बढ़ गई, एल्केलोसिस, बाइकार्बोनेट बढ़ गया, इसका मतलब मेटाबॉलिक। तो ये है आपका मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। लेकिन आपका दूसरा सिस्टम एसिड बढ़ा रहा है, इस बेस के साथ साथ में आपके लंग्स अब एसिड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किडनी ने भर लिया आपकी बॉडी में, बेस भर लिया, तो अब यहाँ पे एसिड भरने की कोशिश हो रही है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो अब ये जो आपका एसिड है वो बढ़ा है, लेकिन कितना बढ़ा है, कंपनसेशन की कोशिश हुई है, बिल्कुल हुई है, कंपनसेटेड है, लेकिन क्या पूरी तरह कंपनसेशन हुआ है, नहीं हुआ है। पूरी तरह तो तब होगा जब ये 7.35 से 7.45 के बीच में आ जाएगी। तो यहाँ पे कंपनसेशन पूरी तरह नहीं हुआ। कंपनसेशन पूरी तरह नहीं हुआ तो आपका ये कंपनसेटेड तो है, मेटाबॉलिक भी है, एल्केलोसिस भी है, लेकिन ये पार्शियली है, पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। अब ये पीएच अगर यहाँ पे 7.45 आ जाती, अब क्या होता, एल्केलोसिस भी है, क्योंकि यहाँ पे अपन पीएच जो है वो 7.4 मानेंगे, तो एल्केलोसिस की तरफ है, एल्केलोसिस होगा। CO2 बढ़ रही है, इसका मतलब तो एसिडोसिस हो रहा है। इसने तो खोज नहीं किया ये एल्केलोसिस, किसने खोज किया, ये बाइकार्बोनेट ने खोज किया है, क्योंकि बाइकार्बोनेट यहाँ पे बढ़ रहा है और यही इसका कारण बन रहा है। तो बाइकार्बोनेट जैसे ही बढ़ा, बेस बढ़ा, एल्केलोसिस हुआ और मेटाबॉलिक हुआ, क्योंकि बाइकार्बोनेट की वजह से है, तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस आ गया। अब आप देखेंगे आगे की कंपनसेशन, दूसरा सिस्टम कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसने कंपनसेशन करने की कोशिश करी है, बिल्कुल करी है, CO2 बढ़ा रही है, अब ऊपर से बढ़ाने की कोशिश कर रही है, हाइपोवेंटिलेशन, धीरे धीरे आराम से सांस लेने की कोशिश कर रहा है पेशेंट। तो इसमें क्या होगा, CO2 का लेवल बढ़ा रहा है और बढ़ा भी दिया, कितना बढ़ा दिया, आपकी पीएच को नॉर्मल में लेके आ गया। इसका मतलब ये हो गया आपका कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो गया। तो मेन फिजियोलॉजी आपकी यही है कि जैसे जैसे एक सिस्टम CO2 को रिटेन करेगा, वैसे वैसे दूसरा सिस्टम बाइकार्बोनेट को भी रिटेन करेगा। जैसे जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम CO2 को एक्सेल करता जाएगा, आपकी बॉडी जो है वो बेस को भी निकालती जाएगी। अब ये फिजियोलॉजी के अनुसार आप किसी भी प्रकार की पीएच जो है उसको आप बता सकते हो कि कंपनसेशन है, पार्शियल कंपनसेशन है या फिर अनकम्पनसेटेड है। जैसे एक पीएच और देखते हैं अपन, ये आपकी पीएच है, पीएच मान लो 7.20 है, PaCO2 का लेवल जो है वो आपका 30 है, SCO3 का लेवल 13 है। पीएच 3 स्टेप बताई थी मैंने। पहला स्टेप क्या है, एसिडोसिस, एल्केलोसिस। क्या हो रहा है यहाँ पे, एसिडोसिस 7.35 से नीचे आते ही एसिडोसिस पीएच होगी। देन उसके बाद में मेटाबॉलिक है या फिर रेस्पिरेटरी है। तो दोनों में देखिए CO2 35 से 45 नॉर्मल होती है, यहाँ पे निकल गई, बाहर निकल गई, मतलब एसिड निकल गया, यहाँ पे एल्केलोसिस हो रहा है। लेकिन पीएच एसिडिक है, इसका मतलब PaCO2 इसका कोज नहीं बन रही, क्योंकि पीएच आपका एसिडिक है। SCO3 क्या है, यहाँ पे 13 है, इसका मतलब बेस जो है वो बॉडी के अंदर कम है, मतलब एसिड बड़ा है। और ये एसिड, इसी एसिड ने क्या किया है, एसिडोसिस कोज किया है, या यही जो बेस बाहर निकला है, SCO3 बॉडी से आउट हुआ है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी ने
एसिड बढ़ा लिया यहाँ पे। एसिड कैसे बढ़ा? बाइकार्बोनेट निकल के एसिडोसिस हो गया। अब आपको दो चीज़ पता लग गई, pH 7.20 एसिडोसिस, बाइकार्बोनेट कम हुआ, बेस कम हुआ, इसकी वजह से एसिडोसिस। अब क्या ये कंपनसेशन की प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, ये देखना है आपको। कंपनसेशन की प्रोसेस क्या हो रही है? नॉर्मल कितना होता है? 35 से 45 निकाल दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने CO2 को निकाल दिया, क्योंकि बेस निकल गया। तो बेस निकल गया तो एसिड को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एसिड बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कोशिश कर रहा है कि CO2 को भी जितना जल्दी हो सके एक्सेल करें। अब इसका एग्जांपल आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर देखोगे, उसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट कम हो जाता है, क्योंकि कीटो एसिड जो है वो आपके एनाइन को रिप्लेस कर रहा है। जो आपका SO3 है उसको रिप्लेस कर रहा है कौन? कीटो एसिड या एसिटोएसिटेट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कीटोन बॉडीज़ बनेंगे, जैसे ही कीटो एसिड बनेगा, ये आपकी pH जो है वो कम हो जाएगी, और pH कम होगी तो आपकी बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, और वो क्या है, CO2 के रूप में एक्सेल करने की कोशिश करेंगे अपन। इसको अपन बोलते हैं कुस्मल रेस्पिरेशन। जो पेशेंट की करेगा, हाइपर वेंटिलेट करने की कोशिश करेगा, जिससे जल्दी जल्दी CO2 बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, बाहर निकालने की कोशिश हो रही है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा। pH जो है वो आपकी pH जो है वो 7.20 थी, एसिडोसिस थी। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एसिड निकल रहा है। तो 30 हो गया, और 30 पे क्या ये pH बैलेंस हो पाई है? अभी नहीं हो पाई है। तो कंपनसेशन की कोशिश तो हुई है, कंपनसेटेड तो है, लेकिन फुल्ली कंपनसेटेड नहीं है, ये पार्शियली कंपनसेटेड है। पार्शियली कंपनसेटेड क्या है? एसिडोसिस है। किसने करा था ये एसिडोसिस? ये मेटाबॉलिक कोज बन रहा है यहाँ पे SO3। तो ये है आपका पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये PaCO2 का लेवल इतना कम हो जाए, इतना कम हो जाए कि आपकी pH को बैलेंस कर दे, pH को 7.35 या 7.36 कर दे। तब यहाँ पे क्या हो गया, ये कंपनसेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। जैसे ही pH 7.35 से 7.45 के बीच में आई, आपका कंपनसेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। दैट इज़ कॉल्ड फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये है आपकी कंपनसेशन की प्रोसेस, कि जैसे जैसे एक सिस्टम ने एसिड बढ़ाया, दूसरे सिस्टम ने बेस को बढ़ाया, एसिड निकाला तो बेस निकल गया। फाइनल फिजियोलॉजी आपकी यही है। 3 स्टेप के अंदर आप ABG का एनालिसिस कर सकते हो। कोई भी आपको वैल्यू दे दो, तुरंत आप पता लगाओगे 2 मिनट के अंदर कि आपकी बॉडी को क्या हो रहा है। जैसे कोई सी भी एक रैंडम pH ले लेते हैं, ये है मान लो 7.47, CO2 लेवल जो है वो आपका 30 आ गया, SO3 लेवल जो है वो भी 30 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, pH एल्केलोसिस, यहाँ पे रेस्पिरेटरी, ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड बाहर निकल रहा है, मतलब रेस्पिरेटरी, देन मेटाबॉलिक। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस बढ़ रहा है, इसने भी एसिड निकाल दिया, यहाँ पे भी बेस बढ़ रहा है, अल्टीमेटली भी बेस बढ़ रहा है। ये मतलब क्या है, कंबाइंड एल्केलोसिस है, मतलब मिक्स हो गया यहाँ पे दोनों ही सिस्टम एल्केलोसिस कोज कर रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ बॉडी के अंदर बहुत कम होगी, जिसके अंदर क्या होगा, दोनों टाइप से मेटाबॉलिक भी होगा और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस भी होगा। जैसे अगर बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा, कई बार ऐसी स्थितियाँ होती है जिसके अंदर जो है वो पेशेंट शोक में चला जाता है वो सीवियर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में पहुंच जाएगा, जिसके अंदर सारे जो है वो मल्टी ऑर्गन फेलियर की ओर चला जाएगा। तो उसमें क्या होगा, pH जो है वो 7.20, मतलब एसिडोसिस हो रहा है। फिर आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी हाइपोवेंटिलेट कर रहा है, मतलब आपकी PaCO2 जो है वो भी बढ़ गई। फिर आपका बाइकार्बोनेट है वो भी कम हो गया, तो ये भी एसिडिक स्टेट है। तो ये कंबाइंड एसिडोसिस आपकी बॉडी के अंदर हो गया। तो ये है आपकी pH और PaCO2 लेवल और SO3 तीनों को देख के अपने को क्या करना है, 3 स्टेप के अंदर ABG का एनालिसिस करना है। अब फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि किस कारण की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है, और अलग अलग टाइप से अपन किस प्रकार से एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चंस आप बहुत ही जो है आराम से सोल्व कर सकते हो। बस 2 फिजियोलॉजी याद रखिए, अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपका फेल होगा एसिड बेस बैलेंस को अगर नॉर्मल करने में, तो आपका बाइकार्बोनेट सिस्टम या फिर रिनल सिस्टम योगदान करेगा। अगर आपका रिनल सिस्टम फेल है तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम योगदान देगा। कैसे करेगा, ऊपर से बॉडी ने एसिड भर लिया तो नीचे से किडनी बेस भरती जाएगी, ऊपर से एसिड निकल गया तो आपका जो है वो आपका बेस भी निकालने की कोशिश होगी। ये 2 चीज़ें आप याद रखिए हमेशा। आप pH के जो बैलेंस है, कंपनसेशन है, पार्शियल है, फुली है या अनकम्पनसेटेड है, तीनों के अंदर आप आराम से जो है देख सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कोज आप आराम से मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट एसिड बेस बैलेंस
पीएच जो है वो आपका बैलेंस, देन उसके बाद में आपका एबीजी एनालिसिस किस प्रकार से करोगे। 3 क्लास के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो होपफुली आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, समझ पाओगे। एक बार समझ में नहीं आ रहा है 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए। ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं है, 2 घंटे की क्लास है, उसके अंदर आप कभी आपको एबीजी एनालिसिस के अंदर दिक्कत ही नहीं आएगी अगर आप ये चीज़ें अगर आप ढंग से पढ़ते हैं 1 बार 2 बार, और आप जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे इसको एक बार नोट करके एबीजी एनालिसिस करने की कोशिश करें और क्वेश्चन सॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।